हेलो फ्रेंड्स। बायो एस एग्री फॉरेस्ट्री एकेडमी के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप एग्रीकल्चर से जुड़े कंपेटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज का टॉपिक बहुत ही फंडामेंटल और इंपॉर्टेंट है, सॉइल वाटर। आपने कभी सोचा है जब हम पौधे को पानी देते हैं तो जमीन के नीचे असल में होता क्या है? ये बस पानी डालना नहीं है, इसके पीछे एक पूरी साइंस है। चलिए आज इस साइंस को आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, एक किसान के लिए खेत की मिट्टी सिर्फ धूल या डर्ट नहीं होती। ये एक जिंदा सिस्टम है, एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। इसमें पार्टिकल्स हैं, जीव हैं, हवा है और इन सब के बीच वो सबसे ज़रूरी चीज़ है जिसके बिना पौधा जिंदा नहीं रह सकता, पानी। आज हम इसी लाइफ ब्लड को यानी सॉइल वाटर को डिटेल में ब्रेक डाउन करेंगे। जी सर, तो आज के इस डिस्कशन का रोड मैप ये रहेगा। सबसे पहले हम सॉइल के 3 फेजेस समझेंगे। उसके बाद सॉइल्स प्लमिंग सिस्टम यानी पोर्स के बारे में जानेंगे। फिर सॉइल में मौजूद पानी के 3 प्रकार, द 3 टाइप्स ऑफ वाटर डिस्कस करेंगे। और आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि पौधे असल में कौन सा पानी पीते हैं। तो चलिए बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। अक्सर हम मिट्टी को एक सॉलिड चीज मान लेते हैं, पर असल में ये एक डायनामिक मल्टी पार्ट सिस्टम है। इस सिंपल से फैक्ट को समझना आगे के सारे कॉन्सेप्ट्स को अनलॉक करने के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल, सॉइल एक 3 फेज सिस्टम है। इसका मतलब इसकी 3 अवस्थाएं हैं। पहला फेज है सॉलिड फेज, जिसमें सॉइल पार्टिकल्स जैसे सैंड, सिल्ट और क्ले आते हैं। दूसरा फेज है लिक्विड फेज, यानी पानी जो इन पार्टिकल से चिपका रहता है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है गैशियस फेज, यानी हवा, जो बाकी बची हुई खाली जगह में होती है। और इन तीनों का बैलेंस ही सबसे क्रिटिकल है। सोचिए, अगर सॉइल में हवा के लिए जगह ही ना हो तो पौधे की जड़ें, रूट्स सांस कैसे लेंगी? वो पानी में डूब जाएंगी। इसे कहते हैं वाटर लॉगिंग। तो अभी हमने जो गैप्स या खाली जगह की बात की जिसमें हवा और पानी रहता है, सारा खेल वहीं होता है। इन खाली जगहों को हम पोर्स कहते हैं, हिंदी में कहेंगे रंध्र। ये पोर्स ही सॉइल का नेचुरल प्लम्बिंग सिस्टम बनाते हैं। एक तेज बारिश हो या लंबा सूखा पड़े, सॉइल उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेगी ये पोर्स ही डिसाइड करते हैं। जी, और ये पोर्स भी 2 तरह के होते हैं। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिए। पहले हैं मैक्रोपोर्स यानी बड़े आकार के पोर्स। ये ड्रेनेज और एरेशन यानी जल निकास और वायु संचार कंट्रोल करते हैं। दूसरे हैं माइक्रोपोर्स यानी छोटे आकार के पोर्स। इनका काम है पानी को स्टोर करना, वाटर स्टोरेज। इसको ऐसे समझिए, मैक्रोपोर्स जो हैं वो बड़े ड्रेनेज पाइप्स की तरह हैं, एक्स्ट्रा पानी को ग्रेविटी की मदद से नीचे भेज देते हैं। और माइक्रोपोर्स वो एक स्पंज की तरह हैं, पानी को पकड़ कर रखते हैं ग्रेविटी के अगेंस्ट, ताकि पौधा उसे बाद में इस्तेमाल कर सके। अब यहां से एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट शुरू होता है। सॉइल गीली है, इसका मतलब ये नहीं कि पौधे को पानी मिल रहा है, क्योंकि सॉइल के अंदर पानी 3 अलग अलग फॉर्म्स में मौजूद होता है और एक प्यासे पौधे के लिए इनमें से सिर्फ एक ही फॉर्म काम का है। जी, और इन 3 फॉर्म्स के नाम हैं, पहला ग्रेविटेशनल वाटर, दूसरा कैपिलरी वाटर और तीसरा हाइग्रोस्कोपिक वाटर। चलिए अब एक एक करके इन तीनों को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले ग्रेविटेशनल वाटर, इसे हिंदी में कहते हैं गुरुत्वाकर्षण जल। ये वो एक्स्ट्रा पानी है जो भारी बारिश या सिंचाई के बाद मैक्रोपोर्स से ग्रेविटी के कारण नीचे ड्रेन हो जाता है। ये इतनी तेजी से मूव करता है कि पौधे की जड़ें इसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, इसलिए ये पानी पौधों के लिए अनअवेलेबल यानी अनुपलब्ध होता है। हाँ, ये पानी बस सॉइल से पास थ्रू हो रहा है। इसका फायदा नहीं, उल्टा नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये अपने साथ सॉइल के जरूरी न्यूट्रिएंट्स को भी नीचे ले जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं लीचिंग। अब सवाल उठता है कि जब ये ग्रेविटेशनल वाटर नीचे चला गया, उसके बाद जो पानी मिट्टी में आखिर बच जाता है उसका क्या? ग्रेविटी ने अपना काम कर दिया, अब पीछे क्या बचा? और हाँ, अगर आपको ये एक्सप्लेनर पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और इस सवाल का जवाब है कैपिलरी वाटर यानी केशिका जल। दोस्तों, यही है सबसे इंपॉर्टेंट वाटर, द मेन इवेंट। ये वो पानी है जो माइक्रोपोर्स में यानी छोटे छोटे रंध्रों में ग्रेविटी के खिलाफ रुका रहता है। ये इतना टाइटली हेल्ड है कि ग्रेविटी इसे खींच नहीं सकती, पर इतना लूजली हेल्ड है कि प्लांट की रूट्स इसे आसानी से खींच सकती हैं। और याद रखिए, कैपिलरी वाटर ही पौधों के लिए अवेलेबल यानी उपलब्ध पानी का प्राइमरी सोर्स है। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। अब आते हैं तीसरे टाइप पर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, हिंदी में आर्द्रताग्राही जल। जब मिट्टी बिल्कुल सूखी दिखती है तब भी उसमें पानी की एक बहुत पतली फिल्म सॉइल पार्टिकल से चिपकी रहती है।
ये पानी सॉइल पार्टिकल से इतने ज्यादा फोर्स से जुड़ा होता है कि कोई भी प्लांट रूट इसे खींच नहीं सकती। इसलिए ग्रेविटेशनल वाटर की तरह ये पानी भी पौधों के लिए अनअवेलेबल होता है। बिल्कुल, इसको ऐसे समझो कि ये पानी मिट्टी के कणों से आपस में फेविकॉल के जोड़ से चिपका हुआ है। पौधे की रूट में इतनी ताकत नहीं कि उसे अलग कर सके। तो चलिए इसका एक क्विक रिवीजन करते हैं। हमारे पास 3 तरह का पानी है। ग्रेविटेशनल वाटर अनअवेलेबल क्योंकि ये ड्रेन हो जाता है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर अनअवेलेबल क्योंकि ये बहुत टाइटली हेल्ड है, और बीच में जो जस्ट राइट है वो है कैपिलरी वाटर। यही है अकेले अवेलेबल वाटर फॉर प्लांट्स। आप इसे GCH से याद रख सकते हैं, जिसमें सिर्फ C यानी कैपिलर ही काम का है। तो अब जब हमने पहचान लिया है कि पौधे के लिए सिर्फ एक ही तरह का पानी जरूरी है, तो आइए अब देखते हैं कि इस कैपिलरी वाटर को मैनेज करना एक छोटे से गार्डन से लेकर हजारों एकड़ के खेत तक इतना जरूरी क्यों है। और देखिए, यही है सारी बात का सार। एक पौधे की जड़ों का विकास, उसकी ग्रोथ सीधे सीधे कैपिलरी वाटर की मौजूदगी पर निर्भर करती है। ये पानी सिर्फ हाइड्रेशन के लिए नहीं है। यही पानी मिट्टी में घुले हुए जरूरी पोषक तत्वों को, न्यूट्रिएंट्स को पौधे तक पहुंचाने का काम करता है। बिना कैपिलरी वाटर के पौधे ना खाना खा सकते हैं, ना बढ़ सकते हैं, और ना ही वो अनाज दे सकते हैं जिस पर हम सब निर्भर हैं। इससे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझ आती है, ड्रॉट रेजिस्टेंस। जिस पौधे की जड़ें गहरी और दूर तक फैली हुई हैं, वो जमीन में नीचे जाकर एक बड़े रिजर्वॉयर से कैपिलरी वाटर खींच सकता है। यही कारण है कि ऐसे पौधे कम बारिश या सूखे के समय भी जिंदा रह पाते हैं। इंडियन एग्रीकल्चर के लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस पूरे डिस्कशन के की टेकअवेज को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पॉइंट 1, सॉइल एक 3 फेज सिस्टम है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। पॉइंट 2, सॉइल की पोरोसिटी यानी उसके मैक्रोपोर्स और माइक्रोपोर्स पानी के स्टोरेज और ड्रेनेज को कंट्रोल करते हैं। पॉइंट 3, पौधों के लिए सिर्फ और सिर्फ कैपिलरी वाटर ही अवेलेबल होता है। और आखिरी पॉइंट, फसल की पैदावार, क्रॉप परफॉर्मेंस इसी अवेलेबल वाटर पर डिपेंड करती है। और अब आखिर में एक सवाल आपके लिए। अगर मिट्टी का फिजिकल स्ट्रक्चर ही उसकी पानी रोकने की क्षमता को कंट्रोल करता है, तो इसका हमारी खेती के तरीकों पर क्या असर पड़ना चाहिए? क्या हम अपनी फार्मिंग प्रैक्टिसेस जैसे टिलेज, कवर क्रॉपिंग या जैविक खाद डालकर इस सिस्टम को बेहतर बना सकते हैं ताकि फसलों को ज्यादा पानी मिले? इस पर सोचिए। ये एक अगले डिस्कशन का टॉपिक हो सकता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप कोई भी लेक्चर मिस ना करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में।